हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच क्या होता है? देखो, मेरा बिजनेस है, ठीक है। मैं यहाँ बठिंडा में रहती हूँ। मेरी शॉप है जो है सपोज़ धोबी बाज़ार में मेरी शॉप है, ठीक है। तो अब मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक सिरकी बाज़ार में एक शॉप खोल देती हूँ, एक गोनियाना में, एक जैतों में, एक फरीदकोट में, अलग अलग जगह पे अपनी शॉप्स खोल देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मेरा बिज़नेस है, मेरा सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, कई और जगहों पर भी काम कर रहा है। तो ये जो धोबी बाज़ार में मेरी जो पुरानी शॉप है, ये मेरा मेन हेड ऑफिस है। तो बाकी की जो सारी होंगी वो इसकी क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस। जहाँ जहाँ पर भी हैं वो सारी इसकी क्या हो जाएंगी? ब्रांचेस। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो मेरे लिए कितना काम कर रही हैं, मतलब वो कितनी की एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हैं। मुझे इन ब्रांचेस से क्या हो रहा है? प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं इन ब्रांचेस की अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करूँगी, ठीक है। वहाँ से मुझे ये प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तभी मैं ये समझ पाऊँगी कि अगर मेरी कोई ब्रांच जो है वो लॉस में जा रही है तो मैं ऐसे कौन से स्टेप्स लूँ ताकि मेरी उस ब्रांच से प्रॉफिट अर्न हो, या फिर मुझे उस ब्रांच को बंद कर देना चाहिए। तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जो मैं ब्रांचेस के अकाउंट्स मेंटेन करूँगी वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बुक क्या कहती है? बुक कहती है sometime business is carried on in different establishment which may be in the same town or in the various parts of the country। कहता कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, एक जगह के बजाय कई जगहों पर चलते हैं। सेम टाउन में भी हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स इन अ कंट्री भी हो सकता है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। द मेन एस्टेब्लिशमेंट इज कॉल्ड द हेड ऑफिस। मतलब जैसे मेरी मेन शॉप कहाँ थी? धोबी बाजार में, तो वो मेरा क्या हो गया? हेड ऑफिस, ठीक है। एंड रिमेनिंग वंस आर कॉल्ड ब्रांचेस। मैंने भी ये बताया कि इसके अलावा मैंने जहाँ जहाँ शॉप्स खोली वो मेरी क्या होगी? ब्रांचेस होगी। इट इज़ डिज़ायरेबल टू नो द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच ब्रांच। हम मैंने कहा है ना कि मुझे जानना है कि मेरी हर ब्रांच से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंटेन्ड अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरी कौन सी ब्रांच से मुझे क्या मिल रहा है, और जिससे मुझे अगर किसी से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे देन स्टेप्स कैन बी टेकन टू रेमेडी द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो मैं कुछ रेमेडियल स्टेप्स ले सकूं ताकि जो मेरे लॉसेस हैं उनको मैं प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रांचेस के अकाउंट्स मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम हर ब्रांच से अपना प्रॉफिट या लॉस जानना चाहेंगे। अब हमारे पास बुक में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ब्रांच। एफिशिएंसी कैसे पता लगेगी? हमारी ब्रांच अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो एफिशिएंट है, अगर लॉस में जा रही है तो वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा, टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस। अब हेड ऑफिस ये जानना चाहता है कि वो ब्रांच को जो सामान भेज रहा है उसको बेचकर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसे ब्रांच के ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो पता चलेंगे, ठीक है। फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, उस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस ब्रांच में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ये भी हेड ऑफिस जानना चाहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमें सेल्स टैक्स देना है, हमें जीएसटी पे करना है, हमें टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स पे करना है, ठीक है, इनकम टैक्स पे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सभी ब्रांचेस से अपनी टोटल इनकम पता करनी पड़ेगी, तभी तो मैं टैक्स पे कर पाऊँगी, या सेल्स टैक्स पे कर पाऊँगी, या जीएसटी, जो भी है, जो भी मेरी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे फुलफ़िल करनी है। तो उसके लिए मुझे ब्रांच की अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रांचेस जो हैं वो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट।
सेकेंड जो है वो हमारी है इंडिपेंडेंट। फिर इंडिपेंडेंट को हमने दो हिस्सों में बांटा है, होम ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। होम ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच, तो हमारी तीन होगी, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट होम ब्रांच, इंडिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच की। ठीक है, अब देखिए ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है और इंडिपेंडेंट ब्रांच है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है, देखो जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो टोटली हेड ऑफिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, टोटली हेड ऑफिस पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो कुछ भी अपना पर्सनल परचेज, नॉट परचेज पर्सनली, वो पर्सनली कुछ भी परचेज नहीं करेंगी। जो भी गुड्स आएंगे वो हेड ऑफिस से आएंगी। ठीक है, उनका अपना कोई बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। बैंक अकाउंट जो है वो भी डिपेंडेंट ब्रांच के नाम से नहीं होगा, वो किसके नाम से होगा, ऑन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के नाम से ही बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है वो मोस्टली स्मॉल साइज़ की होती है, मोस्टली वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, वो लार्ज स्केल में नहीं होती हैं। ठीक है, फिर इनके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ही इनकर करेगा। जितने भी इनके खर्चे होंगे वो सारे के सारे हेड ऑफिस ही बियर करेगा। ठीक है, फिर इनके पास जो भी कैश आएगा, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, इन्हें सारा का सारा पैसा जो है वो हेड ऑफिस को रेमिट करना पड़ेगा। फिर ब्रांचेस जो हैं, कोई भी अकाउंट्स नॉट मेंटेन द अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। इसके जो अकाउंट्स है वो कौन मेंटेन करेगा, हमारा हेड ऑफिस ही इसके अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, चाहे वो होम ब्रांच है या फॉरेन ब्रांच है, वो खुद का परचेज कर सकती हैं, उनके खुद के नाम से बैंक अकाउंट होता है। ये मोस्टली लार्ज साइज़ की होती हैं, इनके एक्सपेंसेस ये खुद इनकर करते हैं। इनके पास जो भी कैश आता है ये अपने जो भी इनके नाम से अकाउंट ओपन है उस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, और टाइम टू टाइम हेड ऑफिस की डिमांड पर वो कैश जो है हेड ऑफिस को रेमिट किया जाता है बाय द इंडिपेंडेंट ब्रांच। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच की बात करेंगे। जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन नहीं करती है, उसके अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस मेंटेन करता है तो वो कम से कम कैलकुलेशन करना चाहता है, क्योंकि हेड ऑफिस कहता है भैया मेरे पास एक काम थोड़ी ना है, और मेरी पता नहीं कितनी के ब्रांचेस हैं, 4 5 6 7 पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं। अब मैं सबकी अगर अकाउंट्स मेंटेन करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कम से कम कैलकुलेशन चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस केस में ना हमारे पास देयर आर 4 मेथड्स फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है आपका वो है डेटर मेथड। वो क्या है, डेटर मेथड। डेटर मेथड वो कब इस्तेमाल करता है, जब वो कम से कम बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन करना चाहता है कि उसे नेट प्रॉफिट में मिल जाए, उसे क्लोजिंग बैलेंसेस भी मिल जाए, उसे ओपनिंग बैलेंस का भी पता हो, उसे एक्सपेंसेस का भी पता हो, हर चीज़ उसे एक ही अकाउंट से मिल जाए, मिनिमम कैलकुलेशन। दूसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड। अगर वो डेटर मेथड से थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन चाहता है तो फिर वो स्टॉक एंड डेटर मेथड का इस्तेमाल करेगा, और अगर उससे भी ज़्यादा डिटेल चाहता है तो वो बनाएगा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, वो बनाएगा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, यानी फाइनल अकाउंट सिस्टम इस्तेमाल करेगा। एंड द लास्ट इज होलसेल अकाउंटिंग सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम। ठीक है, होलसेल ब्रांच सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज हम पहला टॉपिक हमारा डिस्कस करेंगे डेटर मेथड का। ठीक है, तो डेटर मेथड को कैसे, डेटर मेथड में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैसे हेड ऑफिस उसे मेंटेन करता है, तो आइए देखते हैं। हाँ जी, हमारे मेथड का नाम क्या है, डेटर मेथड। ठीक है, डेटर मेथड। अब नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे
डेटर का अकाउंट बनेगा। अब हमने कहा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में ये अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। अब देखिए हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या है, हेड ऑफिस के लिए ब्रांच क्या है। देखो हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड की, किसको, ब्रांच को। हेड ऑफिस ने ये मान लिया कि ये सेल हो गया, क्या एक्चुअली में ये सेल हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है। अब ब्रांच जब उसे सेल करेगी, उससे पैसा आएगा, तब वो हमारी सेल कंसिडर होगी। लेकिन हेड ऑफिस जब ब्रांच को सेंड करता है तो वो ये अज्यूम कर लेता है कि मैंने अपना माल सेल कर दिया, ठीक है। जब हेड ऑफिस ये अज्यूम करेगा, अब हेड ऑफिस के पास सेल का पैसा तो आया नहीं, ठीक है, हमारा सामान जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के पास गया। इसका मतलब हेड ऑफिस ने पैसा किससे लेना है, ब्रांच से लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस के लिए क्या होगी, डेटर हो गई, क्योंकि हेड ऑफिस ने उससे पैसा लेना है। तो जो हमारे देनदार होते हैं उन्हें डेटर्स कहते हैं, जो हमारे लेनदार होते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं। अब ब्रांच हेड ऑफिस की देनदार है, तो इसलिए हेड ऑफिस के लिए ब्रांच जो है वो क्या है, डेटर है। तो हमें हमारा मेथड का नाम भी क्या है, डेटर मेथड। तो अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ब्रांच का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, ब्रांच अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब इस ब्रांच अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस किसका होगा, कोई हमारे पास स्टॉक होगा, कोई पैटी कैश होगा, ठीक है, कोई फिक्स्ड एसेट होंगी, ठीक है, इसके अलावा कोई और अदर एसेट्स होंगी, कुछ ना कुछ होएगा, ठीक है जी। एसेट्स हैं तो लाइबिलिटीज़ भी होंगी, ठीक है। लेकिन ब्रांच के केस में ना लाइबिलिटीज़ बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ आती हैं। अगर लाइबिलिटीज़ होंगी तो उनका भी ओपनिंग बैलेंस होएगा। अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब लाइबिलिटी में क्या आएगा, एक तो आपके क्रेडिटर्स, ठीक है, एक आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो आ जाएंगे, बस इसके अलावा हमारा और कुछ नहीं आता है, ठीक है जी। अब अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस भी होएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस सीडी सेम चीज़ें होंगी आपकी, स्टॉक, पैटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स, ठीक है जी। ऐसे ही हमारी लाइबिलिटीज़ का भी क्लोजिंग बैलेंस होएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और जो हम भूल गए हैं, यहाँ पे हमारे डेटर्स भी होंगे, डेटर्स। अब ये डेटर्स कौन से हैं, ब्रांच तो हेड ऑफिस की डेटर है, लेकिन ब्रांच के भी तो कुछ डेटर्स होंगे ना। ब्रांच ने सारा का सारा कैश सेल किया होगा ये तो ज़रूरी नहीं ना, क्रेडिट सेल भी तो किया होगा। अगर क्रेडिट सेल किया है तो ब्रांच के भी तो डेटर्स होंगे ना, ठीक है, तो उसका भी तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होएगा, तो वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास स्टॉक, पैटी कैश, डेटर्स और फिक्स्ड एसेट्स ही ज़्यादातर आती हैं, लाइबिलिटीज़ बहुत ही रेयर आती हैं। अब इसके बाद देखो, अगर ब्रांच कोई भी एक्सपेंसेस करेगी, हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन इनकर करेगा, हेड ऑफिस करेगा। लेकिन एक्सपेंसेस तब होंगे जब वो कि काम करेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को कुछ स्टॉक जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स जो है ब्रांच को ट्रांसफ़र कर देगा। अब जब गुड्स उसके पास पहुंचेंगी ब्रांच के पास, अब देखो ब्रांच ने कोई कमरा किराए पे लिया है, या कोई शोरूम किराए पे लिया है, या कोई शॉप किराए पे लिया, उसका रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, ठीक है। कुछ उसने अपने एम्प्लॉयज़, कोई स्वीपर रखा है या कोई सेल्समैन रखा हुआ है, तो उनको भी सैलरी देनी है, तो उसके कुछ ना कुछ खर्चे हैं। बट क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है तो हेड ऑफिस सारे खर्चे इनकर करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, ठीक है जी। अब जब ब्रांच सेल करेगी तो पैसा आएगा,
पैसा आएगा, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है तो उसका अपना तो कोई अकाउंट है नहीं, वो किसको ट्रांसफ़र करेगी, वो हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र करेगी, रेमिट करेंगे, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। तो इसका मतलब पैसा ब्रांच के पास, हेड ऑफिस के पास आएगा, तो हेड ऑफिस बैंक को डेबिट करेगा, ब्रांच को क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो बाय बैंक, अब यहाँ पर बाय बैंक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले कैश सेल। अब ज़रूरी नहीं क्रेडिट सेल करेगा, कैश सेल भी हो सकता है। और अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर से कुछ ना कुछ कलेक्शन होएगा, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है जी, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद जो भी हमारा बैलेंस आएगा, इधर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, इधर आएगा तो लॉस आएगा, ठीक है। ये उस केस में है जब हमारे पास एवरीथिंग इज ऑन कॉस्ट, जब सब कुछ कॉस्ट पर है। लेकिन अगर हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को जो सामान भेजता है, जो भी गुड्स ट्रांसफ़र करता है, वो इनवॉइस पे करता है। इनवॉइस जस्ट लाइक जैसे हमने हायर परचेज करा था तो हमने उसमें हायर परचेज प्राइस लिया था, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इनवॉइस प्राइस। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इनवॉइस प्राइस क्या है, जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को नहीं बताना चाहता कि उसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। वो ब्रांच को ये नहीं बताना चाहता कि जो कॉस्ट है वो तो 100 रुपये की है और उसमें मेरा जो प्रॉफिट अर्न करना है वो 20 रुपये का, यानी 120 रुपये का, ठीक है। तो वो ये ब्रांच को नहीं बताना चाहता कि उसका ये प्रॉफिट कितना है। तो वो क्या करता है, हेड ऑफिस क्या करता है, जो ब्रांच को गुड्स कंसाइन करता है या गुड्स सेंड करता है वो 120 रुपये डायरेक्टली कर देता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस। कैश प्राइस कितना है 100, लेकिन इनवॉइस प्राइस कितना है 120। अगर ऐसा होगा इसका मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस पे होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस पे होंगी और क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस पे होगा। हायर परचेज की ही तरह हमें इनका क्या निकालना होगा, लोड, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का क्या आ जाएगा, बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और गुड्स सेंट टू का ब्रांच का एज इट इज़ बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और क्लोजिंग स्टॉक का टू स्टॉक रिजर्व। अब जो भी आएगा, इधर आएगा प्रॉफिट और इधर आएगा तो लॉस। इस तरह से हमारा डिपेंडेंट ब्रांच का जो फर्स्ट मेथड है, डेटर मेथड, इस तरह से हमारा काम करता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, हो सकता है कई बार हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो मिसिंग हो, हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है। वर्किंग नोट कैसे, मान लो हमारे पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर मिसिंग है, या हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस गिवन है लेकिन यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स गिवन नहीं है, ठीक है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, हमें कैश सेल का नहीं पता है, ठीक है। तो हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है, हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो सारे हमारे कैसे बनेंगे, वो सारे हमारे वर्किंग नोट में बनाए जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे विद द वर्किंग नोट, ठीक है जी। तब तक के लिए आप इस मेथड को समझिए और जो इजी क्वेश्चन है वो आप इजीली इस मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके या अपने ग्रुप में अपने मैसेजेस सेंड करके अपने क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हो, जिनमें आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। और जब तक हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं लगती हैं तब तक अपने अपने घर पे रहिए और अपनी सेफ्टी हमेशा बनाए रखें, मास्क पहन के रखें, अपने हाथों को टाइम टू टाइम वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि ये जो पीरियड है ये थोड़ा क्रूशियल पीरियड है। इस टाइम पे डॉक्टर्स जो है बार बार अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अवेयर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम इस तरह से अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। थैंक यू, गुड नाइट।